जय हिंद दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस फोकस फैमिली में। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम उत्तर प्रदेश करंट अफेयर देखेंगे मुख्यतः। उसके साथ साथ भारत के और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो महत्वपूर्ण मुद्दे रहे हैं उनको भी देखेंगे। तो यह सेशन आपके 2024 में उत्तर प्रदेश से संबंधित सभी परीक्षाओं में बहुत हेल्प करेगा। तो इसे लास्ट तक देखें और सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को एंजॉय करें। चलें, पहला प्रश्न देखें। उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त की गई हैं? तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, रितु बाहरी जी। ठीक है। देखिए, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से 9 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। ठीक है। तो आप याद रख सकते हैं, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। यहाँ पे आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। ठीक है, ये है रितु बाहरी जी। तो देखिएगा। चलिए, बात करते हैं अगले प्रश्न पे। देश की पहली महिला फायर फाइटर कौन बनी है? तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, दिशा नाइक। ठीक है। तो याद रखेंगे आप। चलिए, प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या है। लोकसभा चुनाव 2024 में जीतने वाली सबसे कम आयु की आदिवासी महिला कौन है? इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, प्रियंका जारकिहोली जी। ठीक है। तो इनका नाम आप याद रखेंगे, ये कर्नाटक की रहने वाली हैं। ठीक है। और ये चिकोड़ी लोकसभा सीट से जीत कर आई हैं। इनका उम्र 27 वर्ष है और ये कांग्रेस पार्टी से संबंध रखती हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। 18वीं लोकसभा में सबसे युवा सांसद कौन निर्वाचित हुए हैं? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, पुष्पेंद्र सरोज जी। ठीक है। तो आप इनका भी नाम याद रखेंगे। यहाँ पे देखें, अगर हम बात करें 18वीं लोकसभा चुनाव के सबसे अधिक आयु के सांसद कौन रहे हैं, तो इनका नाम है टी आर बालू। उसके बाद 18वीं लोकसभा चुनाव में सबसे अमीर सांसद की बात करें तो उनका नाम है चंद्रशेखर पेम्मासानी। 18वीं लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की, ठीक है, अगर सबसे कम उम्र में चुनावी जीतने वाली महिला की बात करें तो प्रिया सरोज। उसके बाद देखिए क्या है, 18वीं लोकसभा चुनाव में पूरे देश से कितनी महिलाएं लोकसभा सांसद निर्वाचित हुई हैं? तो दोस्तों 74। ये डाटा आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है। और यहाँ पे देखिए, नई कैबिनेट में सर्वाधिक मंत्री किस राज्य से बनाए गए हैं? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश से। चलिए, अगले प्रश्न पे, अगले टॉपिक पे चलते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो दोस्तों, इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनामिका बी राजीव। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप देख लेंगे। जैसे भारत की पहली महिला अगर राष्ट्रपति पूछे तो दोस्तों प्रतिभा पाटिल। भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति पूछे तो आपकी द्रौपदी मुर्मू जी, जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। भारत की पहली महिला राज्यपाल हैं सरोजिनी नायडू। उसके बाद भारत की किसी प्रदेश में पहले मुख्यमंत्री की बात करें तो सुचेता कृपलानी हैं। उसके बाद यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। देखिए, पीसीएस 2023 में आपसे ये पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है। और उसके बाद क्या देखेंगे, राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष जिनका नाम है जयंती पटनायक। क्या नाम है दोस्तों? जयंती पटनायक। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? तो उनका नाम था फातिमा बीबी। चलिए, हम देखेंगे अन्य टॉपिक और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को। उत्तर प्रदेश में भव्य दिव्य महाकुंभ किस वर्ष आयोजित होने वाला है? तो दोस्तों सिंपल सी बात है, 2025 में। और इस पे लागत कितने आ रही है? 2500 करोड़ की। ठीक है। तो लागत नहीं आ रही है, इतना बजट आवंटित हुआ है। ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा। उसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे कहाँ कहाँ पे महाकुंभ भारत में लगता है। जैसे हरिद्वार में देखें गंगा नदी के किनारे लगता है, नासिक में देखें गोदावरी नदी के किनारे, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे और प्रयागराज में संगम पे। ठीक है। तो संगम किनका किनका है? गंगा यमुना सरस्वती का। ठीक है। और सरस्वती अभी विलुप्त प्राय है क्योंकि वो दिखाई नहीं देती। तो हम इन 4 स्थानों को याद रख सकते हैं। ठीक है। उज्जैन में क्षिप्रा नदी पे, और क्षिप्रा नदी पूछ ले किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों याद रखेंगे चंबल नदी की। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश स्थित किस संस्थान ने ड्रोन स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम शुरू किया है? तो दोस्तों यहाँ पे देखें, उड़ान कार्यक्रम है कार्यक्रम का नाम। ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी कानपुर ने। तो आप याद रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ पे देखें, अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय पहली बार ऑनलाइन शिक्षा क्षेत्र में प्रवेश किया है? तो दोस्तों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है। अब इसकी विशेषता देखें, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने कुल 15 कोर्सेज में, ठीक है, ऑनलाइन एनरोलमेंट शुरू किया है। उसके बाद
ये सभी कोर्सेज अर्थशास्त्र और मैनेजमेंट और नई तकनीकी से संबंधित हैं। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट, तथा इन कोर्सेज में बीएचयू अपनी तकनीकी सहायता आईआईटी कानपुर और आईआईटी मद्रास से प्राप्त करेगा। ठीक है, तो आपसे प्रश्न अगर पूछे कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा विश्वविद्यालय पहली बार ऑनलाइन शिक्षा क्षेत्र में प्रवेश किया है, तो आपका बीएचयू हो गया। लेकिन बीएचयू इसके लिए सहायता किससे प्राप्त कर रहा है, तो आईआईटी कानपुर और आईआईटी मद्रास से। ठीक है, यहाँ पे देखें बीएचयू की स्थापना की बात करें तो मदन मोहन मालवीय जी ने इसकी स्थापना करी थी। कब करी थी, 1916 में। ठीक है, तो ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप याद रख लीजिएगा। पुणे में पहला जो महिला विश्वविद्यालय था वो भी 1916 में ही अस्तित्व में आया था। चलिए बात करेंगे अब अन्य टॉपिक के ऊपर। यहाँ पे अन्य टॉपिक देखें, जैसे उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी। दोस्तों यहाँ पे दिए गए ऑप्शंस में कौन सा राइट होगा आपसे पूछा जा रहा है। एक बार ही ना इसमें एक ऑप्शन नन का भी होना चाहिए था। ठीक है, तो आप नन ऑप्शन के साथ जाएंगे और आप मुझे राइट आंसर कमेंट में बताएंगे। ठीक है, उम्मीद करूँगा कि आप ज़रूर बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्राफ्ट म्यूजियम हस्तशिल्प म्यूजियम उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है, तो दोस्तों वाराणसी में स्थित है। तो वाराणसी में क्या क्या है वो भी देख लें। यहाँ पे सब्जी अनुसंधान संस्थान की बात हो तो वो भी वाराणसी में है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की बात करें तो वो भी वाराणसी में देखने को मिल जाता है। उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति एवं संग्रहालय किस जनपद में स्थापित किया गया है, तो बलरामपुर में। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर पर्यावरण म्यूजियम उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थापित किया गया है, तो दोस्तों लखनऊ में। यहाँ पे अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 1997 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर पर्यावरण म्यूजियम कब स्थापित हुआ, 1997 में। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसके द्वारा रिटेल डायरेक्ट ऐप लॉन्च किया गया है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। अब यहाँ पे आरबीआई से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण फैक्ट हम देख लेंगे। जैसे आरबीआई ने अपना परिचालन कब स्टार्ट किया, तो दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, अगर पूछा जाए आरबीआई का गठन कब हुआ तो 1 अप्रैल 1935 सेम डेट होगा। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को होता है। उसके बाद आरबीआई को कोलकाता से मुंबई कब स्थानांतरित किया गया, ऐसा प्रश्न बने तो 1937 में। आरबीआई के पहले गवर्नर दोस्तों सर ओसबॉर्न स्मिथ थे। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। और यहाँ पे देखें आरबीआई के द्वारा अभी तक कुल कितनी बार नोटबंदी की गई है, तो दोस्तों यहाँ पे 3 बार है, लेकिन 4 बार की जा चुकी है। 2023 में भी नोटबंदी सितंबर के महीने में 2000 के नोट की हुई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 बार नोटबंदी हो चुकी है। और इसमें 1000 और 10,000 के नोटों की नोटबंदी हुई थी दोस्तों 1946 के डीमोनेटाइजेशन में। ठीक है, 2016 में 500 और 1000 के नोट अर्थव्यवस्था से बाहर निकाले गए थे। 1978 में आप हमें बताएंगे कौन कौन से नोट अर्थव्यवस्था से बाहर निकाले गए थे। ठीक है, तो आरबीआई के द्वारा अभी तक 3 बार रुपयों का अवमूल्यन किया जा चुका है, 1949, 1966 और 1991 में। ठीक है, अवमूल्यन होता क्या है दोस्तों, जैसे मान लीजिए अपने देश का जो एक्सपोर्ट है, ठीक है, तो उसको बढ़ाने के लिए भारत सरकार क्या करती है, अपने करेंसी का जो मूल्य है वो गिरा देती है कि लोग आसानी से ना एक्सचेंज करें तो उन्हें ज़्यादा पैसा प्राप्त हो। जैसे मान लीजिए कोई विदेशी आता है तो अगर हम अपने करेंसी की वैल्यू गिरा देंगे तो वो उसका ना बड़ा इंटरेस्ट बनेगा कि चलो ठीक है भारत में चीज़ें सस्ती हैं, हम खरीद के लेके चलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि मुद्रा अवमूल्यन से व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है तो उसमें जो हम बेचते हैं उसको हिम्मत मिलती है, लेकिन अगर हम खरीदते हैं तो वो हमारे लिए महंगा पड़ता है। ठीक है, चलिए संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ ईयर अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया है, तो दोस्तों मेजर राधिका सेन को प्रदान किया गया है। अब यहाँ पे देखें ये पुरस्कार जो है ये संयुक्त राष्ट्र ने शांति व सुरक्षा की दृष्टि से 2016 में इसकी स्थापना की थी। इस पुरस्कार की, किस पुरस्कार की, संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट की। ठीक है, अब यहाँ पे देखें मेजर राधिका सेन हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हैं और इनको मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ ईयर अवार्ड मिला है। ये दूसरी भारतीय महिला इस प्रकार की बन गई हैं। पहली भारतीय महिला दोस्तों मेजर सुमन कुमारी थी। ठीक है, तो आप इनका नाम याद रखेंगे। पुरस्कार का नाम क्या है, संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ ईयर। ठीक है,
चलें अगला प्रश्न देखें। हाल ही में ग्लोबल एक्सीलेंस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, चंद्रकांत सतीसा जी को। कांस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों अनसुईया सेन जी को प्रदान किया गया है। आप इनका नाम याद रखेंगे। देखिए मैंने बताया था उत्तर प्रदेश के साथ साथ हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम भी देखेंगे जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हाल ही में पीएसयू समर्पण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, हेमंत खत्री जी को। हाल ही में विटली गोल्ड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों पूर्णिमा देवी वर्मन को। ठीक है, विटली गोल्ड पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है उसमें योगदान देने पे। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है? तो दोस्तों तेलंगाना है। ठीक है, कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे। तंबाकू निषेध दिवस पूछे अगर आपसे तो 31 मई है। ठीक है, तो 31 मई आप याद रखेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ और याद रखेंगे, जो इंदिरा आवास योजना का शुभारंभ हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तेलंगाना में हुआ था। और उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 जून 2024 को गुटखा और पान मसाला को एक साथ एक ही जगह बेचने पर प्रतिबंधित कर दिया है। ठीक है, गुटखा और पान मसाला एक साथ नहीं बेच सकते। ठीक है, एक ही दुकान पे। चुनाव आयोग के द्वारा मिशन 414 की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो दोस्तों इसमें अगर बात करें राइट आंसर हम हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और मेरा विद्यालय मेरा गौरव योजना हिमाचल प्रदेश में चल रही है। मेरा विद्यालय मेरा गौरव। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पुरानी पेंशन लागू करने वाले पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसमें सिक्किम राइट आंसर होगा, हम याद रखेंगे। आइए अगला टॉपिक, हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग, ठीक है, तो एसएससी जिसको बोलते हैं आप, सिलेक्शन स्टाफ कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, राकेश रंजन जी। ठीक है, एसएससी का फुल फॉर्म पूछे तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, स्थापना 1975। और प्रथम अध्यक्ष कौन बने? श्री सैयद हामिद। और 1 जुलाई 1976 से 16 जून 1980 के बीच में। ठीक है, 1 जुलाई 1976 से लेकर 16 जून 1980 के बीच। अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान में यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों अभी देखिए डॉक्टर मनोज सैनी भी रिप्लेस हो चुके हैं। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में उनका नाम बताएंगे जो वर्तमान में क्या बने हैं? यूपीएससी के अध्यक्ष। ठीक है, नीति आयोग के सीईओ कौन है? वीवीआर सुब्रमण्यम। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के वेरी। और उसके बाद यहाँ पे राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। और राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष कौन है? हंसराज, बताइए, गंगाराम। ठीक है, तो नेशनल ओबीसी कमीशन के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम है। ठीक है, बाकी आपने राष्ट्रीय महिला आयोग का जो अध्यक्ष है उसका नाम तो याद रखेंगे, रेखा शर्मा। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन के बेरी। और नीति आयोग के सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम। ठीक है, हाल ही में भारत का पहला 3D प्रिंटेड अग्निबाण सब ऑर्बिटल रॉकेट को निम्न में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो दोस्तों अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा। ठीक है, भारतीय सेना ने हाइड्रोजन फ्यूल बस के लिए किस संस्था किसके साथ समझौता किया है? तो दोस्तों हाइड्रोजन फ्यूल बस के लिए भारतीय सेना ने किसके साथ किया है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ समझौता किया है। हाल ही में भारतीय फार्मा कंपनी सन फार्मा ने किस देश में नए संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों बांग्लादेश में। हाल ही में किस देश ने भारत के रुपए सेवा प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, मालदीव। ठीक है, और इसकी राजधानी है माले। लोकसभा चुनाव 2024 में भारत और उत्तर प्रदेश के सबसे युवा सांसद कौन निर्वाचित हुए हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न पे हम बात कर चुके हैं, पुष्पेंद्र सरोज जी हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट है। यहाँ पे सबसे कम उम्र की महिला सांसद प्रिया सरोज है, तो हम देख चुके हैं। यहाँ पे देखें प्रिया सरोज का संबंध यहाँ पे जौनपुर से बता रहा है और ये समाजवादी पार्टी से हैं। ठीक है, अभी हमने देखा था इनका संबंध किसी और स्टेट से भी है।
इनकी उम्र 26 वर्ष है। यूपी में लोकसभा की सीटों की संख्या 80 है। यहाँ पे प्रिया सरोज की जगह पुष्पेंद्र सरोज कर लीजिएगा, क्योंकि प्रिया सरोज जो थी उनका उम्र 26 वर्ष नहीं 27 वर्ष था। ठीक है। यूपी में विधानसभा और विधान परिषद का गठन 1937 में हुआ था। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटें मतलब किस जनपद के पास हैं। ठीक है। तो सर्वाधिक विधानसभा सीटें प्रयागराज के पास है। ठीक है। कितनी सीटें हैं अगर ऐसा बने तो 12 सीट। उसके बाद सबसे कम विधान सीटों की संख्या किसके पास है, तो दोस्तों चित्रकूट, महोबा और श्रावस्ती के पास। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश स्थित किस संस्थान द्वारा कृत्रिम हृदय का निर्माण किया गया है, तो दोस्तों आईआईटी कानपुर के द्वारा, और इसको हृदय यंत्र नाम दिया गया है और इसे टाइटेनियम धातु से बनाया गया है। कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र कहाँ पे है, कानपुर में। हाल ही में वाराणसी में हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए किस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, धरोहर काशी की। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सामूहिक चित्रकला प्रदर्शनी योग सूत्र का आयोजन किया गया है, दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, वाराणसी में। वन्य जीव संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में गंगा डॉल्फिन की संख्या कितनी है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 2000। तो आप याद रखेंगे। और देखिए इसको राष्ट्रीय जलीय जीव प्लस उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव भी घोषित किया जा चुका है, किसको, डॉल्फिन को। ठीक है। और एक चीज़ याद रखेंगे, इनके संरक्षण और इनके अनुसंधान केंद्र आपको बिहार में देखने को मिलेंगे। और डॉल्फिन को दोस्तों हम सूसू के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये सांस लेने के लिए पानी के बाहर आके जब सांस लेती है तो सूसू की आवाज़ आती है। ठीक है। और एक चीज़ और याद रखेंगे, जो डॉल्फिन होती है वो स्वच्छ पानी में निवास करती है। उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, तो दोस्तों गोरखपुर में। ठीक है। देश और उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे प्रश्न बनेगा, कुशीनगर में। ठीक है। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ निर्मित किया जाएगा, दोस्तों मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क आपको चेन्नई में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पार्क और स्थान हैं, तो देख लें एक बारी। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पार्क था वो असम में बनाया गया था। ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। भारत का पहला संविधान पार्क पुणे में। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे ज़रूर जुड़ें। थैंक यू वेरी मच।